नमस्ते। हम टर्वो टाइम्स में अहम खबरों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भारत मॉरिशस वाली खबर लेते हैं। वाराणसी में बैठक हुई है। जी, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम जी के बीच। हाँ, और भारत ने $680 मिलियन मतलब करीब 6,800 करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज दिया है मॉरिशस को। कहा जा रहा है कि ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पर लगेगा। लेकिन इसमें जो सबसे अलग बात लग रही है वो है लोकल करेंसी में ट्रेड पर सहमति। भारतीय रुपया और मॉरिशन रुपया, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये सिर्फ पैसों की मदद वाली बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर सहमत होना, ये वाकई एक बड़ा कदम है। अच्छा, कैसे? एक तो ये कि इससे अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी करेंसी पर निर्भरता कम होती है। हाँ, वो तो है। और दूसरा, जो एक्सचेंज रेट का उतार चढ़ाव होता है, उसका रिस्क भी कम हो जाता है। ट्रेड आसान और शायद सस्ता भी हो सकता है। पर इसका एक और एंगल है, ये शायद जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके बीच बढ़ते सहयोग और एक क्या कहते हैं, वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था की तरफ भी इशारा करता है। अभी छोटे लेवल पर ही सही। वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था, ये तो सोचने वाली बात है। और इस पैकेज में सिर्फ पैसों के अलावा भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। इसमें पोर्ट लुइस, जो उनकी राजधानी है, और मेन पोर्ट, उसके रीडेवलपमेंट में भारत मदद करेगा। अच्छा। और साथ ही चागोस आर्किपेलागो जो है, उस इलाके में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई है। चागोस, वो तो रणनीतिक तौर पे बहुत अहम है ना? डिएगो गार्सिया बेस भी वहीं पास में है। जी, बिल्कुल। तो इन सब कदमों से हिंद महासागर में भारत की जो मौजूदगी है, नेवल और स्ट्रेटेजिक, वो मजबूत होगी। और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ये मदद नहीं, साझा भविष्य में निवेश है, वो इसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ इशारा करता है। मतलब ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, बड़ी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। चलिए, अब हिंद महासागर से चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर की तरफ। प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा, ये भी काफी चर्चा में है। हाँ, 2023 में जो दुखद घटनाएं हुई थी मणिपुर में, हाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। जी। और ये सिर्फ मणिपुर नहीं जा रहे, मिजोरम, असम भी जा रहे हैं। और इस ट्रिप में बिहार, बंगाल भी शामिल है। फोकस शायद सुरक्षा और विकास पर है। बिल्कुल। इस दौरे का टाइम और इसका दायरा दोनों अहम है। 2023 के बाद मणिपुर जाना वहां के लोगों को एक सीधा मैसेज है कि केंद्र सरकार हालात सुधारने और विकास के लिए कमिटेड है। लेकिन इसे सिर्फ मणिपुर तक देखना ठीक नहीं होगा। मिजोरम, असम, बिहार, बंगाल, ये सब मिलाकर देखें तो ये पूरे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न भारत में सुरक्षा, कनेक्टिविटी, विकास, इन सब को लेकर एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है। अच्छा, एक व्यापक रणनीति? जी, ये इलाका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मकसद सिर्फ तात्कालिक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में लंबे समय के लिए शांति, स्थिरता और आर्थिक तरक्की की नींव रखना है। समझ गई। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से अब दिल्ली की तरफ आते हैं। कुछ और राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। हाँ, श्री सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका अनुभव कैसा रहेगा इस पद के लिए? देखिए, राधाकृष्णन जी काफी अनुभवी राजनेता हैं और उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, खासकर इसलिए कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, राज्यसभा अपर हाउस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में बहुत अहम रोल निभाता है और वहां अक्सर काफी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं। तो सदन की कार्रवाई ठीक से चलाना, डिबेट का लेवल बनाए रखना, अलग अलग पार्टियों में तालमेल बिठाना, ये सब बड़ी चुनौती होती है। उनका जो लंबा संसदीय और राजनीतिक अनुभव है, वो इस रोल में कितना कारगर होता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, राज्यसभा का संचालन वाकई एक कला है। अच्छा, अब न्यायपालिका से जुड़ी एक अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े मामलों पर कुछ कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े मामले हैं, उनकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं। स्पेशल कोर्ट्स? क्यों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये निर्देश काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, आतंकवाद के मामले अक्सर बहुत पेचीदा होते हैं। सबूत जुटाना, गवाहों की सुरक्षा, सुनवाई पूरी करना, ये सब मुश्किल होता है। हाँ, और ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो स्पेशल कोर्ट्स बनाने से उम्मीद ये है कि इन सेंसिटिव मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके भी। न्याय मिलने में जो वक्त लगता है, वो कम होगा। और ये भी उम्मीद है कि इन कोर्ट्स में खास एक्सपर्टीज डेवलप होगी, जिससे सुनवाई की क्वालिटी और निष्पक्षता भी बेहतर हो।
लेकिन इसमें वो संतुलन साधना होगा ना, तेजी और निष्पक्षता के बीच। हाँ, वो सबसे जरूरी है। सुनवाई तेज हो, लेकिन जो फेयर ट्रायल के सिद्धांत हैं और अभियुक्तों के अधिकार, उनसे कोई समझौता ना हो। मतलब इसका सही से लागू होना ही इसकी कामयाबी तय करेगा। सही बात है। अच्छा, इन बड़ी खबरों के अलावा कुछ और चीजें भी हुई हैं। बीएसएफ ने नेपाल से भागे कुछ 60 अपराधियों को पकड़ा है। जी, ये भी एक अहम खबर है सीमा सुरक्षा के लिहाज से। और उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, उसके लिए केंद्र ने 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया है। राहत के साथ साथ पुनर्निर्माण भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हुई राष्ट्रीय खबरें। अब जरा दुनिया में देखते हैं क्या चल रहा है। जी, ब्राजील से एक बहुत बड़ी खबर आई है। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति जहर बोल्सोनारो वाली। जी, उन्हें तख्ता पलट की साजिश रचने का दोषी पाया गया है और 27 साल जेल की सजा हुई है। पिछले साल के चुनावों के बाद सत्ता ट्रांसफर रोकने की कोशिश के लिए। ये तो मतलब अभूतपूर्व है। ये वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है, न सिर्फ ब्राजील के लिए बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए। एक पूर्व राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के लिए इतनी लंबी सजा मिलना, ये दिखाता है कि कानून का राज कितना मजबूत हो सकता है। कोई कानून से ऊपर नहीं है। सही कहा। ये ब्राजील की न्यायपालिका की आज़ादी का भी सबूत है और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दुनिया में जहां भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर प्रेशर की बात होती है, उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है। लोकतंत्र में जवाबदेही का एक बड़ा उदाहरण। अच्छा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ और खबरें भी हैं। रूस के कामचटका में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। जी, काफी शक्तिशाली था। खुशी की बात है कि सुनामी की चेतावनी हट गई और बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हाँ, ये गनीमत रही। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ गया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। हाँ, वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताज़ा खबर ये है कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 50 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। ओह, 50! ये तो बहुत दुखद है। हिंसा का अंतहीन सिलसिला लगता है ये। बिल्कुल। ये दोनों घटनाएं, मतलब भूकंप और गाजा की हिंसा, हमें तो अलग अलग तरह की ग्लोबल चुनौतियों की याद दिलाती हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बताती हैं कि हम नेचर के सामने कितने वल्नरेबल हैं, और आपदा प्रबंधन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी है। सही है। और वहीं गाजा की हिंसा दशकों पुराने राजनीतिक संघर्ष, मानवीय संकट और एक स्थायी समाधान खोजने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक तरह से नाकामी को दिखाती है। कुछ मसले वाकई बहुत जटिल हो गए हैं। इसी वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक और खेल चल रहा है, ऊर्जा राजनीति का। अमेरिका ने G7 और EU देशों से कुछ सिफारिश की है। G7 मतलब वो 7 बड़े औद्योगिक देश। जी, अमेरिका ने सिफारिश की है कि भारत और चीन जैसे देश जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हाँ, उन पर टैरिफ लगाया जाए, एक तरह का इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है अमेरिका का? ये सीधे सीधे यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, उससे जुड़ा है। पश्चिम की रणनीति है रूस की इकोनॉमी को कमजोर करना। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि रूस को तेल बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो कम हो, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता पर असर पड़े। और भारत चीन तो काफी तेल खरीद रहे हैं रूस से डिस्काउंट पर। जी बिल्कुल। तो अमेरिका का तर्क है कि ये रूस को एक तरह से इकोनॉमिक लाइफलाइन दे रहा है। अब अगर G7 और EU देश ये सिफारिश मान लेते हैं और भारत चीन पर टैरिफ लगाते हैं, तो इसका असर इन देशों के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर एनर्जी की कीमतों पर, महंगाई पर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मूव है। देखना होगा कि इस पर सहमति बनती है या नहीं, और भारत चीन कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कैसे एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।